फ्रेंड्स, आज भी दिन भर हमने गिरावट देखी और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ में हुई। लेकिन कल की क्या संभावना बनती है, तो बहुत सारी राय निकल के आ रही है रिसर्च एनालिस्टों की, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या संभावना बन सकती है बाजार की आगे, क्या इसी तरह से गिरावट जारी रहने वाली है या फिर यहाँ से तेजी की संभावना बनने वाली है। बहुत सारे रीज़न भी है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है कि इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से दाव लगाने चाहिए, कौन से स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे की संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,416 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 153 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.92% की गिरावट थी निफ्टी 50 में। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 55,107 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 567 पॉइंट की गिरावट थी, 1.02% की गिरावट, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। लेकिन एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव है। डाउ जोन्स की बात करें तो 32,931 के स्तर पर यहाँ पे आपको 0.048% की तेजी देखने को मिलेगी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 4,127 के स्तर पर 0.16% की तेजी है। नेस्डैक की बात करें तो 12,100 के स्तर पर 0.33% की तेजी है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1905 के स्तर पर 0.84% की तेजी है। तो बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत पॉजिटिव है, अच्छी बात है। लेकिन ऑयल इंडेक्स भी उबाल मार रहा है, जो बहुत बुरी बात है बाजार के लिए। यहाँ पे देखें तो FI बाजार में बिल्कुल बिकवाल बने हुए, पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और यही नतीजा है कि बाजार तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो हमारे घरेलू निवेशक है वो भी थक चुके हैं खरीदारी कर करके, उनकी खरीदारी भी अब कम हो रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज FI ने 5,637 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,931 करोड़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से आज FI ने 2,293 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने आज 5,062 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 3,751 करोड़ का माल बेचा है। तो इस तरह से आज उन्होंने 1,311 करोड़ का माल नया खरीदा है। लेकिन आप देखोगे तो इस आंकड़े में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पे FI भारी पड़ गई बिकवाली की वजह से और इसी वजह से आज भी हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट की सबसे बड़ी जो वजह है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार उछाल मार रही है। WTI क्रूड की बात करें तो 119 पर है, जहाँ पे 1.09% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 120 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.01% की तेजी है। और अब क्रूड ऑयल भी 120 बैरल लीटर के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे लाजमी है कि माहौल तो निगेटिव बनेगा ही बनेगा। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारा इंडियन रुपीज़ भी लगातार वीक हो रहा है। अब देखें तो $1 के सामने इंडियन रुपीज़ की प्राइस 77.65 की है, लेकिन कल की जो 77.82 के इसने हाई बनाई थी उससे थोड़ी सी डाउन तो हुई है, आप नीचे की तरफ है। लेकिन फिर भी देखें तो इंडियन रुपीज़ ज़्यादा वीक हो चुका है और ये बाजार के लिए, सेंटीमेंट के लिए बुरी बात है। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा बुरी बात निकल के आई है। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ का जो अनुमान है उसको घटाकर 7.5% कर लिया। वर्ल्ड बैंक ने पिछले अनुमान में वित्त वर्ष 2023 के भारत की GDP ग्रोथ 8.71% रहने का अनुमान लगाया था, तो उससे ये कम हो चुके। हालांकि अब इस अनुमान में उन्होंने 1.2% की कटौती कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को जारी अपने हालिया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने बढ़ती महंगाई से जुड़ी चुनौतियों, सप्लाई चेन में बाधाएं और भू राजनीतिक तनाव, यानी जो जियोग्राफिकल टेंशन चल रहा है, उसके असर को देखते हुए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक ने भले ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ में 1.2% की कटौती की, लेकिन अभी भी भारत सरकार की जो संस्था है उन्होंने इससे भी ज़्यादा कटौती बताई है। उदाहरण के लिए RBI की बात करें तो RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2% लगाया है। ऐसी भी अटकल है कि RBI 8 जून को होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसको अनुमान को थोड़ा और भी घटा सकती है। हालांकि स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्री के आंकड़ों में मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020 में 8.7% रह सकती है। भारत इकलौता देश है जिसकी ग्रोथ में अनुमान में कमजोरी दिख रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ग्लोबल इकोनॉमी फिर से खतरे में आ चुकी है और ये सबके लिए बुरी बात है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कोरोना महामारी से लगे झटके का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच यूक्रेन रूस के आक्रमण ने ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती को और बढ़ा दिया है। अब पूरी दुनिया की आर्थिक ग्रोथ में कमी और महंगाई बढ़ोतरी की महसूस की जा रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर कोई ग्लोबल मंदी नहीं आती तो भी सुस्ती का असर सालों तक देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए साल 2022 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2.9% रहने की अनुमान लगाया, जबकि रूस यूक्रेन की जंग से पहले यह 4.1 रहने का अनुमान था। तो यूएस जो युद्ध हुआ इसने सब मामला बिगाड़ दिया है।
अब बाजार पिछले कई दिनों से लगभग अप डाउन देखने को मिल रही है। इंडेक्स कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है, तो निवेशकों को उम्मीद जगती है, लेकिन जैसे ही गिरावट होती है फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और करेक्शन आने लगता है। बाजार में जारी हाई वॉलेटिलिटी कब तक जारी रहेगी, ये कब थमेगी, और इस दौरान बाजार में किस तरह निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर अगर हम देखें तो आपको नीलेश शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि बाजार की वॉलेटिलिटी पर बाजार में जो उठापटक नजर आ रही है वो सेंट्रल बैंक द्वारा जो रेट हाइक किए जा रहे हैं ये बाजार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। बाजार में महंगाई और ब्याज दर की बड़ी चुनौतियों के सामने आ रही है। ऐसी परेशानियां जिससे निकलने में बाजार को 1 से 2 तिमाहियों का और समय लग सकता है। यानी उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले Q1 और Q2 को ऐसा ही वातावरण रहेगा और अभी इसमें कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, तब जाके बाजार है स्टेबल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से दीपक जसानी का कहना है कि ऊंची ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं के बीच मंगलवार को एशियन बाजार मिले जुले रहे। अमेरिकी आंकड़े, महंगाई के आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही है। इसी हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग भी है। उधर कच्चा तेल 120 बैरल डेट के ऊपर बना हुआ है, जिससे महंगाई के और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। इससे CPI इन्फ्लेशन के साथ अमेरिका की महंगाई आंकड़ों का भी बाजार पर नजर रहेगा, आगे क्या संभावना बनती है। अब यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से विनोद नायर का कहना है कि बाजार की वॉलेटिलिटी RBI की पॉलिसी के पहले निवेशकों को बाजार से दूर रहने को मजबूर कर रही है। बाजार में रेपो रेट और CRR में 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगा लिया है। हालांकि लिक्विडिटी का नियंत्रण करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो बाजार पर इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से श्रीकांत चौहान का कहना है कि निवेशक आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद वेट एंड वॉच के मूड में है। हालांकि कई इकोनॉमिक्स का कहना है कि महंगाई के निपटने के लिए RBI दरों में और बढ़ोतरी करता नजर आ सकता है। बाजार में FI की लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशक कमजोर होते रुपए के और डॉलर जो मजबूत हो रही है उसकी वजह से भारतीय मार्केट को वो छोड़ के निकल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेहता इक्विटीज़ की तरफ से प्रशांत आपसे का कहना है कि निफ्टी के लिए 16,120 के आसपास डाउन साइड रिस्क है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ता है तो इसमें गिरावट और भी आ सकती है। अगर निफ्टी इसके ऊपर रहने में कामयाब रहता है तो फिर ये 16,897 के स्तर से फिर 17,250 का स्तर भी दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और यहाँ पे रूस से भी एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। 100 डेज हो गए रसिया यूक्रेन का युद्ध जारी है और अब धमकी दी गई है रूस की तरफ से कि अगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देंगे अगर युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर मैं नए एरिया में भी युद्ध का नाम शुरू कर देंगे और निशाने लगाएंगे और टारगेट किए जाएंगे। तो उनकी तरफ से खुली धमकी दे दी गई कि एरिया और बढ़ सकता है युद्ध का। LIC के शेयर ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया। आज इसने ऑल टाइम नया लो बना दिया है। यानी आप देखोगे तो 751 का लो बना है और जो क्लोजिंग है वो 752 पर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का लॉस हुआ है। जब से IPO आए लोग बहुत ज़्यादा इसमें फंस चुके हैं, निकलने का कोई मौका ही नहीं लग रहा है। ऐसे में जो शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च हेड रवि सिंह, उनका कहना है कि LIC में अभी और सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। लगातार सेलिंग का प्रेशर माहौल तो बना हुआ है, तो मौजूदा स्तर पे लग रहा है कि 700 तक के लेवल तक भी जा सकता है। तो जो लोग नहीं चाहते, रिस्क सहन नहीं कर सकते, उनको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो उनको अभी बने रहना चाहिए। आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है, ये उनका कहना है। आज आप देखोगे तो सभी इंडेक्स में गिरावट थी। निफ्टी के 11 सेक्टर इंडेक्स में से 10 में गिरावट थी, 1 में बढ़त थी। सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई वो 1.67% की वो गिरावट रियल्टी में थी। उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विस में, फिर FMCG सेक्टर और IT सेक्टर में भी गिरावट थी। मीडिया, फार्मा सब में 1-1% की गिरावट थी। और वही बैंक, मेटल, PSU और प्राइवेट बैंकों में मामूली गिरावट थी। ऑटो सेक्टर में आज जरूर 0.52% की बढ़ती, तो ऑटो सेक्टर आज आधा % ऊपर था। ओवरऑल आप देखोगे तो बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट थोड़े से कमजोर बता रहे हैं, FI के लगातार बिकवाली जारी है, तो बाजार में तेजी की बड़ी संभावना तो नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल कल देखने को मिल सकता है आज की गिरावट के बाद। तो अभी इस समय आपको सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने अभी एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसकी क्या निवेश के लिए स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आप चाहे तो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें IRCTC, IRFC, IOC और ITC के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और कंपनी ये जो शानदार है, जो डिविडेंड भी आपको मिलता है, साथ में इस समय बोनस के साथ IOC ने लोगों को मालामाल भी किया है। फिर से इन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है। तो वीडियो पूरा जाके देखिए, उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।